नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भोरे भोर में। लगातार बिहार की चर्चा हम कर रहे हैं और बिहार के राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहे हैं, राजनेताओं की चर्चा कर रहे हैं। बिहार में कोरोना की चर्चा अब धीरे धीरे शांत हो गई है। लॉकडाउन 5 की तरफ हम बढ़ गए हैं। लॉकडाउन 4 समाप्त हो जाएगा और इसके साथ ही अब बिहार में लॉकडाउन 4 से ही लगभग लोग कोरोना को भूलने लगे थे। खास करके राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो कोरोना को भूल करके और राजनीतिक विषाद बिछाने का काम शुरू हो चुका था। भोरे भोर में आज वही खबर हम लेकर के आए हैं कि अचानक से इस राजनीतिक सरगर्मी ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंसूबे पर जबरदस्त पानी फेर दिया। जहां एक तरफ जदयू अब इस तलाश में लग गई है कि कौन उनका सहयोगी बनेगा, वहीं आरजेडी हालांकि बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दे रही है, लेकिन इन सब के बावजूद चिंताएं बढ़ जरूर गई हैं। कारण कि जो साथी थे वो अब अपने अपने हिस्से से राजनीति की चर्चा करने लगे हैं। जो कहा जा रहा था एक बड़ा गठबंधन है, एनडीए मजबूत है और बिहार में अगला जो मुख्यमंत्री का उम्मीदवार या फिर कहा जाए कि कैप्टन जो है उसे भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को जिम्मेवारी दे दी थी, पर वो जिम्मेवारी लगता है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार से छीन सकती है, क्योंकि जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसमें संशय पैदा हो गया है और नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी है और खास करके केंद्र सरकार की योजनाओं पर जितना फोकस हो गया है और उस पर फोकस करने के लिए जो केंद्रीय मंत्रियों द्वारा और पार्टी के अध्यक्ष द्वारा फोकस किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता देते हैं कि सिर्फ ये बातें एनडीए में ही नहीं चल रही हैं। महागठबंधन जो कि तीतर बितर था, महागठबंधन तो था ही नहीं, लेकिन महागठबंधन नाम जो दिया जा रहा था वो महागठबंधन भी कहीं ना कहीं अब हिला डुला हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग कुनबे बन रहे हैं, अलग अलग तरह से मीटिंग हो रही है, बैठकें हो रही हैं और अपना अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट लगभग घोषित किया जा चुका है। सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा हो गया है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो दो एक्सिस थे, दो धुरी थे, दो बड़े राजनीतिक घराने के रूप में सामने उभर करके आए थे, उन पर कहीं ना कहीं विराम लगा दिया है इन मुख्यमंत्री कैंडिडेटों ने। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। बहुत लोगों ने तो अपना नाम वापस भी ले लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस आपाधापी और मारामारी वाली राजनीति में वो कहीं अपने आप को फिट नहीं पाते हैं। इसके साथ ही मुद्दे लगभग गौन हैं। आपको पता होगा कि कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से मुद्दे आपके सामने थे कि प्रवासी लोग जो लौट के आ रहे हैं उनके लिए क्या होगा, सरकार हालांकि चर्चाएं कर रही है, सरकार का कहना भी है और इस पर हमने कई विशेषज्ञ लोगों से भी आपकी बातें सुनवाई हैं, चाहे कृषि विशेषज्ञ हों या फिर श्रमिक नेता हों या फिर अर्थशास्त्री हों, सबकी बात हमने आपको सुनवाई और सभी से हम लगातार संवाद भी कर रहे हैं। लेकिन जो नया राजनीतिक बवंडर बिहार में छिड़ा है मुख्यमंत्री का, एक हरे सौंसे गांव खोखी, आप सुने होंगे अक्सर ये कहावत बिहार में कही जाती है कि एक ही हर्रे है और सारे गांव को खांसी हो गई है, कौन कौन इलाज करवाएगा। एगो मुख्यमंत्री का पद है जो कि 15 साल बनाम 15 साल चल रहा था, यानी 15 साल लालू प्रसाद के परिवार के पास था, अपने और अपनी पत्नी के हाथ में दिया था। वैसे ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी वो कोरम पूरा कर लिया है, अपने 15 साल में बहुत समय तक रहे और बीच में जीतन राम मांझी को दे दिए थे, वो भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जैसे लालू प्रसाद चलते थे। उन्होंने भी अपना सत्ता जो है हस्तांतरित पत्नी को किया था, लेकिन इनकी तो आप समझ ही रहे हैं कि परिवार में और किसी लोगों को तो देते नहीं है सम्मान या साथ में रहते भी नहीं है, वो पुत्र हैं तो वो भी नहीं रहते हैं और इनको भी मौका मिला तो वो कोरम लालू प्रसाद वाला पूरा करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई ज्योतिष बोला हो कि ऐसे कीजिएगा तो आगे आपका राजनीतिक गोटी लाल होता रहेगा। कुछ समय के लिए कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी को बैठाए, फिर अपने चले आए। अब स्थिति यह है कि आने वाला ये जो चुनाव है, जो कि ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात कर रही है, केंद्र में उसी की सत्ता है और चुनाव आयोग हालांकि अभी कुछ नहीं बोला, उस पर भी हमने आपको कई खबरें दिखाई हैं। अब लगता है कि चुनाव समय पर हो जाएगा। लॉकडाउन 5 में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि संक्रमण कम नहीं हो रहा है, 3500 का आंकड़ा पार कर चुका है बिहार, लेकिन इन सब के बावजूद
राजनीतिक सरगर्मी में कोई अंतर नहीं आया है। सबसे पहले आपको बता दें कि कैंडिडेट का लिस्ट जो हमारे पास है उसमें नंबर 1 पे चल रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव की पार्टी और खुद मुख्यमंत्री के सबसे दबंग कैंडिडेट के रूप में अपने आप को घोषित कर रहे हैं। यहाँ तक कि रॉबिन हुड का नाम भी उनको मिला हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि वो राजेंद्र नगर क्षेत्र से चुनाव लड़ें और चुनाव लड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री पद की शोभा बढ़ाएं। उनके पार्टी के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, खुद अपने भी उत्साहित हैं। अलग अलग समय में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो काफ़ी सक्रिय हैं और इस बार का चुनाव भी लगभग सोशल मीडिया पर ही होना है। तो एक नाम तो पप्पू यादव का हो गया। दूसरा नाम बड़ी तेजी से आ रहा है। कांग्रेस यदि कहीं आरजेडी के साथ नहीं जाती है तो वो भी अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट है। वो बीच में तो आपको देखा होगा आपने कि कोई संजीव कुमार है वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट का अपना नाम लिए थे, लेकिन खैर मदन मोहन झा का नाम बहुत आगे चल रहा है क्योंकि सुलझे हुए नेता हैं, बहुत लिमिटेड शब्दों में अपनी बात रखते हैं और बहुत संतुलित नेता हैं, कैलकुलेटेड नेता हैं। मदन मोहन झा पर दांव खेला जा सकता है और मदन मोहन झा एक कैंडिडेट निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के कांग्रेस की तरफ से हैं। वहीं आपने देखा होगा कि भूमिहार ब्राह्मण के एक नेता हैं आशुतोष कुमार, नई पार्टी भी बना लिए हैं और लंबे समय से बिहार की राजनीति में सोशल वर्क के माध्यम से गांव-गांव घूम करके लोगों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। अब उनके नाम का भी प्रस्ताव खास करके उनके बिरादरी और उनके संगठन के लोगों ने कर दिया है कि मुख्यमंत्री का अगर सबसे सशक्त कोई कैंडिडेट होगा तो वो होंगे आशुतोष कुमार। जमीनी नेता हैं और उन्हें चिंता है बिहार की। इतना ही नहीं, आगे बढ़िए तो एक और भूमिहार कैंडिडेट हैं। पहले भूमिहार कैंडिडेट की बात करें तो गिरिराज सिंह का नाम आपने सुना होगा, बीच में दब गया था, कोरोना के समय नजर नहीं आए थे गिरिराज सिंह, लेकिन अब फिर से नजर आने लगे हैं। हालांकि कोरोना खत्म नहीं हुआ है लेकिन गिरिराज सिंह फिर से ट्रेंड करने लगे हैं और अगला मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह। चर्चा फिर से शुरू हो गई है, इसका अलग अलग सोशल मीडिया पर चर्चाएं भी शुरू हो गई है। उनके प्रतिद्वंदी रहे लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार का भी नाम अब उनके लोगों द्वारा घोषित किया जा रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार को बिहार की बागडोर दी जाए। तो एक कैंडिडेट तो वो भी हो गए। उसके अलावा आपको एक बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में आपने देखा होगा कि लगातार अपने नाम को आगे कर रहे हैं। हालांकि उनका किसी भी सदन में कोई प्रतिनिधित्व अब नहीं रहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव है और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक लंबे राजनीतिक अनुभव प्राप्त है उन्हें। उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में देखा जा रहा है और खास करके बिरादरी है कुशवाहा बिरादरी, वो उनको पूरी तरह से मुख्यमंत्री कैंडिडेट मानती है। आगे बढ़िए तो एक नाम बहुत तेजी से आया था, पूरे पेपर में आपने देखा होगा कि रातों रात अचानक से एक नाम आ गया था पुष्पम प्रिया चौधरी का। जैसे ही आपने अखबार खोला तो एक पंख लगाए हुए घोड़ा आपको नजर आया था और बिहार को बदलने की बात की जा रही थी। हालांकि बिहार को बदलने की बात तो प्रशांत किशोर ने भी की थी, लेकिन वो अपना नाम वापस ले चुके हैं। कई लोगों ने नाम वापस भी लिया, जैसा कि पहले हम बता चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी हालांकि इस कोरोना संकट के दौरान पिछले 60 दिनों से नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन उनका भी एक नाम मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में है। उन्होंने बिहार को बदलने की बात की थी और उसके लिए उन्होंने खुद को अपने साथ जोड़ने की बात की थी। एक नाम और है जो बहुत तेजी से आगे आ रहा है, वो है मुकेश सहनी का। इनका दावा है कि 15-16% इनका वोट बैंक है और इसके आधार पर इन्हें मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री जरूर मिलनी चाहिए। इन्होंने तो सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से बगावत भी कर दिया था। हालांकि उन्होंने बगावत तो नरेंद्र मोदी से भी किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी किया है, पहले उन्हीं के साथ हुआ करते थे। अब जब ये महागठबंधन में आए थे तब से इनका तेजस्वी यादव के साथ बहुत नज़दीकी कहा जा रहा था। अक्सर तेजस्वी यादव के बगल में बैठने का इन्हें सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था, कई ऐसे अवसर थे। पर अब दोनों में खटास आ गई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ये खुद को मुख्यमंत्री या कैंडिडेट के रूप में सामने रख रहे हैं। उनके पार्टी के लोग भी रख रहे हैं, रखे भी क्यों नहीं भाई, 15-16% इनका वोट है और उपचुनाव में भी अच्छा खासा वोट लाया था इन्होंने। खैर ये सब बातें तो हैं ही। इसके साथ ही अब जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दा जो है गौन है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों फोकस कर रहे हैं एक ही बात पर कि बिहार में अब रोजगार का सृजन किया जाएगा। आखिर 15-15 साल आप क्या कर रहे थे प्रभु? आप दोनों के हाथ में सत्ता थी। ठीक है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैं उस समय राजनीति में नहीं था, मेरी समझ नहीं थी, राजनीतिक मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन आपके माता पिता ने जन्म तो दिया था।
राजनीति के एक बड़े पुरोधा के रूप में थे। आज भी आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का ही तैयार किया हुआ है। उन्हीं के रास्ते पे आप लगातार राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। आपको ठीक है, आप युवा हैं, आपकी सोच अलग है, आपने ये भी मान लिया कि हाँ हो सकता है हमसे कुछ गलतियां हुई हो 15 साल में हमारे माता पिता से। खैर, इन बातों को निश्चित रूप से बिहार की जनता अप्रिशिएट जरूर करेगी कि आप अपनी गलतियों को मानते हैं। लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानने वालों में एक नेता है नीतीश कुमार, जो अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। जबकि आपने कोरोना संकट के दौरान देखा होगा कि कई बार उन्हें अपने ही फैसलों को बदलना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो लगातार अपनी कमियों को छुपाते हुए विपक्ष को ही जिम्मेवार हर विषय में समझा देते हैं और ठहरा देते हैं। उन्हीं का कहना है कि अगर बिहार में हत्याएं हो रही हैं तो उसके पीछे विपक्ष है, अगर बिहार का विकास नहीं हो रहा है तो उसके पीछे विपक्ष है, अगर सड़क नहीं बन रहा है तो विपक्ष है, अगर कोरोना हो गया तो विपक्ष है, कोरोना संकट आ गया तो विपक्ष है, और कोरोना में लोग वापस आ रहे हैं तो उसके पीछे भी विपक्ष है। हर बात के लिए विपक्ष को जिम्मेवार ठहराने की एक परंपरा चल गई है, और ये परंपरा कहीं ना कहीं तब वहां से आई है जिसको कहा जाता है इस दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक खिलाड़ी, यानी कि नरेंद्र मोदी, जिनकी चर्चा अब हम आप क्या करेंगे, इनकी चर्चा तो दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो अमेरिका कहता है उसके राष्ट्रपति जो हैं वो चर्चा करते हैं, वो परिचय दिलवाते हैं कि हमारे देश में। ऐसा कहना है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने कहा है कि सारी बातों को भूल जाइए, अब तो भारत के प्रधानमंत्री का चर्चा अमेरिका के राष्ट्रपति अलग अलग देशों में परिचय उनका करवाते हैं। खैर, इन सब बातों के साथ साथ अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जो मूल सुविधाएं हैं, मूल बातें हैं, उसको कौन इस चुनाव में लेकर के आएगा। हत्या की बात तो हम बहुत कर लिए, नरसंहार की बात हम कर लिए, आखिर हत्या और नरसंहार पर कितने दिनों तक टिका रहा जाएगा। बिहार को अब रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको हमने कई बार बताया है कि आखिर बिहार का विकास कैसे होगा और कौन करेगा। 15 साल आपने समय दे दिया लालू प्रसाद को, 15 साल आपने समय दिया नीतीश कुमार को। हालांकि लालू और नीतीश से अलग एक धारा को लेकर के तेजस्वी यादव चल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि वो अपने कुनबे के लोगों को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह की बातें हैं? क्योंकि अगर जीतन राम मांझी उनका विरोध करते हैं तो फिर ऐसे विरोध करने वाले लोग जबकि एनडीए से भाग करके आए थे तो आपने अपने साथ क्यों रखा? फिर उनके शर्त पर उनके पुत्र को आपने एमएलसी क्यों बनाया? आपकी भी मंशा रही कि कहीं ना कहीं उनके वोट बैंक पर आपका आधिपत्य जमे। इन सब बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं, और आधा दर्जन से ज़्यादा जो ये मुख्यमंत्री के नई पौध उगाई है उसने कहीं ना कहीं पुराने पौधों को छेकना और छापना शुरू कर दिया है। उसकी साया में कहीं ना कहीं ये जो पुराने वट वृक्ष हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है, कहाँ जाती है, और बिहार का बागडोर किसके हाथ में आप जनता जनार्दन देते हैं। जरूरी मुद्दा है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि यहाँ जरूरी है सबसे पहले किसानों को संबल देना है। किसानों के लिए बिजली, पानी, और बिजली की बात जहाँ तक हुई तो बिजली भी महंगा होने वाला है, जैसा कि आपको पहले ही भारत लाइव बता चुका है। बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं, खाद और बीज, ये आप सुविधा किसानों को दीजिए। किसानों के उपज का, फसल का सही मूल्य हो, और इसके साथ ही किसानों को दम तोड़ना न पड़े, उनको घाटा न हो, इस बात का ध्यान रखना सरकार का काम है। इसके साथ ही शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पलायन करके आए लोगों को रोजगार मुहैया कराना बहुत ज़रूरी है, रोजगार का सृजन जरूरी है, और बिहार को नए सिरे से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार में क्षमता का कोई कमी नहीं है, पर इस क्षमता को एक जगह ला करके समायोजित करने की ज़रूरत है। एक जगह ला करके इसको पूरे पावर के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जो मजदूर, जो श्रमिक दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में बिहार के लोग अपना छाप छोड़ चुके हैं। श्रम के मामले में बिहार सबसे ज़्यादा मजबूत श्रमिक का एक आधार रहा है। उस आधार को कैसे अवसर के रूप में परिवर्तित करते हैं, या तो ये जो एक आधा दर्जन कैंडिडेट्स मुख्यमंत्री के हैं वो करते हैं, या फिर नीतीश और तेजस्वी में जिसे भी आप चुनते हैं उसके हाथ में क्या आप देंगे,
क्या शर्त रखेंगे और किस आधार पर अगला चुनाव आप वोट देने जा रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके मन में हो वो बातें जरूर लिखिएगा। अब तो धीरे धीरे लोग ये भी कहना शुरू कर चुके हैं कि हम तेजस्वी यादव के गुणगान क्यों नहीं करते हैं। तो भैया हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी का गुणगान नहीं कर सकते हैं। जो सही है उसको सही बताएंगे, जो गलत है उसको गलत बताएंगे। तेजस्वी यादव अगर सही काम करेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से सही काम किया था, लोगों को हेल्प किया था, हमने वो भी बताया, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने नरसंहार पर जो बातें की, जिस तरह से उन्होंने ये बातें कही कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, हमने उसका समर्थन किया कि बिल्कुल अपराध बढ़ गया है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जब ये कहा कि 24 घंटे के अंदर में 10-10 हत्याएं हो रही हैं, हमने उसका भी उनका साथ दिया कि बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, प्रशासनिक चूक है। प्रशासन पर हमने दबाव भी बनाया और सरकार पर भी हम लगातार दबाव बना रहे हैं कि जो लोग बिहार लौट करके आए हैं उनके लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करें। और तेजस्वी यादव को भी इस मुद्दे पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो कमियां रह गई हैं वो स्वीकार तो करते हैं, पर उस पर अमल कौन करेगा, उसकी पहली लाइन कौन लिखेगा, कौन आगे चलेगा, ये बहुत ज़रूरी है। हम इसी बात पर आज आपको भोरे भोर में रोकते हैं, आपसे विदा लेते हैं। फिर कल मिलने के वादा के साथ और एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। भारत लाइव पे खबरें देखना आप जारी रखिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। विशेष रूप से जो खबरें आप तक अन्य माध्यमों से नहीं पहुँच पा रही हैं, वो खबरें पहुँचाने का हम जिम्मेवारी लेकर के चलते हैं और हम पहुँचाने का प्रयास भी करते हैं। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।